फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। आज का जी हमारा लेक्चर जो है फिर वो है जी इसके ऊपर जो मुलस्का से आगे हमने कुछ उस दिन लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा पढ़ा था। आज उसी को थोड़ा सा हमें आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। और ये हमने, अगर आपके पास बुक हो तो बुक में जो है हमने पढ़ा था 139 पेज पर ना। और इसके जो बॉडी ऑर्गन पढ़ रहे थे वह बॉडी ऑर्गन में हमने इसका हेड एंड फुट रीजन पढ़ लिया था, विसरल मैस पढ़ ली थी, और मेंटल पढ़ लिया था कि मेंटल क्या होता है। और अब इसके बाद है इसका शेल। तो इसके शेल जो है इसका जो सेल होता है इसके ये 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। यानी कि जो इसकी बॉडी के बाहर जो शेल होता है मुलस्क के बाद वो 3 लेयर पे होते हैं। और उसमें से सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, या कह लें कि जो एक्सटर्नल, ये 3 लेयर पे मुश्तमिल होता है। ये 3 लेयर जो है आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रही हैं कि वो कौन सी 3 लेयर। उनमें से सबसे पहली लेयर होती है जिसको कहते हैं जी पेरियोस्ट्रैटम। ये आपकी उसके मिलर एंड हार्ले की बुक में भी मौजूद है, वहीं से तस्वीर ये ली गई है। तो ये आपकी किताब में भी है। तो ये जो आपको डार्क ब्लू कलर में नजर आ रही है ये इस लेयर को हम पेरियो स्ट्रैटम कहते हैं। ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है। और इसको ये जो मेंटल है ना, मेंटल लेयर के ये जो एंड वाले सेल हैं, ये बाउंड्री वाले सेल जो हैं, ये एक्चुअली इसको स्क्रीट करते हैं इस लेयर को, ये बाहर वाली लेयर को। और इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है वो लेयर भी उसके बाद कह लें कि थिकेस्ट लेयर। इन तीनों लेयर में जो सबसे थिकेस्ट होती है वो दूसरी लेयर होती है, उसे प्रिज्मेटिक लेयर कहते हैं। ये वाली जो आपको ये जो लाइनों लाइनों वाली डार्ट लेयर नजर आ रही है, ये भी, ये इसको कहते हैं कि थिकेस्ट लेयर होती है। और इसके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। और इसको भी ये जो एंड वाले बाउंड्री सेल्स हैं इसके मेंटल के, ये जो इसको एक्चुअली स्क्रीट करते हैं। और इसके बाद तीसरी लेयर है, इसको हम नेक्रियोस नेक्रियोस लेयर कहते हैं। ये जो है इससे, ये भी काफ़ी थिक होती है मगर इससे कह लें कि समवट ये थोड़ी सी कम थिक होती है। और इसको ये जो मेंटल एपिथेलियल लेयर जो है ना, ये आपको नजर आ रही है, ये वाली लेयर जो है ये एक्चुअली इसको सिक्रीट करती है। तो ये इस तरीके से ये जो है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। आगे बात आती है मेंटल जो है कैविटी की, कि मेंटल कैविटी क्या है। तो मेंटल कैविटी जो है, ये जो मेंटल है, ये जो लेयर मैं आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है, इस मेंटल और ये जो फुट रीजन है, हेड फुट रीजन इसको कहते हैं, ये जो निचला पार्ट है, इसके दरमियान ये जितनी जगह है इस सारी को क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कैविटी ठीक है। अब मेंटल कैविटी क्या है ये गौर से सुन लें। ये मेंटल, ये जो ग्रीन कलर में आपको शेल के अंदर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और ये जो हेड फुट रीजन, ये निचला जो रीजन है, इसके अंदर ये जो सारी कैविटी है इसको हम जो है मेंटल कैविटी कहते हैं। और ये कई सारे काम, यानी कि इसके अंदर कई सारे काम होते हैं। उनमें से एक्सक्रीशन का काम होता है इसके अंदर जो है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेफ्रीडियम होता है, वो एक्सक्रीशन का काम करता है। गैसियस एक्सचेंज होती है कि यहाँ पे उसका वो जो एक लंग्स नुमा स्ट्रक्चर होता है, वो जो मेंटल बनाते हैं, मेंटल की वजह से वो डेवलप होता है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, जो डाइजेस्टिव वेस्ट को भी बाहर स्क्रीट किया जाता है, निकाला जाता है। वो बाल का जो है यहाँ से निकाला जाता है, और बाल का इसमें से वो पोर नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वो पोर नुमा स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो जो जितना वेस्ट होता है, स्पेशली अमोनियम या यूरिक एसिड की सूरत में वो निकल जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पर्म्स और एग्स भी इसी के अंदर पैदा होते हैं। और इसके अलावा डाइजेशन का, फूड का, वो भी काम इसी मेंटल कैविटी के अंदर ही होता है। इसके अलावा ये जो है, इसके बाद आता है रेडूला। रेडूला क्या है, एक्चुअली जो इसका माउथ होता है, जो ये देखें, इसका जो एक लोब नुमा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, माउथ नुमा स्ट्रक्चर आपको, ये एक्चुअली इसका माउथ होता है। ये फ्रंट साइड के ऊपर जो है ये होता है। आपको आगे चल के एक वीडियो भी दिखाते हैं, वीडियो में थोड़ा सा आपको आइडिया ज़्यादा होगा। और ये एक समझ लें कि कह लें कि काइटनस एक बेल्ट होता है। इस बेल्ट के ऊपर जो है बैकवर्ड डायरेक्टेड, ये कह लें कि टीथ नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, रोज ऑफ टीथ होती हैं। और इस स्ट्रक्चर को, इस बेल्ट को एक्चुअली हम क्या कहते हैं,
रेडूला कहते हैं, ठीक है। और ये रेडूला जो है या ये जो बेल्ट जो है, ये टीथ वाला बेल्ट ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको ओडोंटोफोर्स कहते हैं, इसके ऊपर पाया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो रेड कलर में नजर आ रहे हैं लाइनें लाइनें वाले, ये मसल है, ठीक है। और ये मसल जो है जब ये वाला कंट्रैक्ट करता है तो ये पीछे की तरफ मूव करता है, जब ये वाला कंट्रैक्ट करता है ये वाला मसल, तो फिर ये बैकवर्ड मूव करता है। ये तो इस तरह ये बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है, और उस मूव करने से क्या होता है कि ये स्क्रैपिंग करता है। और ये इस तरह का कह लें कि ये ज्यादा टीथ वाला जो रेडूला पाया जाता है, ये जो स्पेशली जो प्रीडेटरी मोलस्क है ना, उनके अंदर ये ज्यादा प्रोमिनेंट सूरत है। जो इतने प्रीडेटरी नहीं है, जो इवन के हर्बीवोर्स है, उनके अंदर भी पाया जाता है, वहां पे ये लीव्स की स्क्रैचिंग में यूज होता है, जो लीव को उन्होंने खाना होता है। तो ये जो है मसल की वजह से ये मूव करता रहता है, आगे पीछे ये एरो, जिस तरह ये एरो मूव कर रहा है। आगे जो है आज जो हमारा है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन आ गई। तो क्लासिफिकेशन इसके अंदर काफ़ी सारी क्लासेस हैं, तो वो क्लासेस हमने पढ़नी है एज पर योर कोर्स कंटेंट्स जो हैं। उनमें से आज हम एक ही क्लास पढ़ेंगे, और वो काफ़ी बड़ी सारी क्लास है। उसमें हम जो आज क्लास पढ़ेंगे वो है जी गैस्ट्रोपोडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो है ये काफ़ी बड़ी सारी क्लास है। इसके अंदर राउंड अबाउट 3500 स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। और इसको स्टमक फुट या बेली फुट भी इसका नाम, इसको मोलस्क कहते हैं, बेली फुट, स्टमक फुट भी कहते हैं। इसके अंदर स्नेल, स्निपेट्स, स्लग्स, ये कई सारी स्पीशीज इसके अंदर पाई जाती हैं। वो आगे चल के इसी प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं आपको वो दिखाता भी हूँ कि वो स्पीशी कौन सी है। इसके अलावा मैंने कहा कि ये चैलेंज में काफ़ी बड़ी सारी क्लास है, और ये ह्यूमन पे भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि ये कई सारे जो हैं हमारे गार्डन के अंदर ये पेस्ट के तौर पे स्नेल और स्लग्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ट्रीमाटोड्स, जो हमने पढ़ा था कि ये ट्रीमाटोड इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं। शायद आपने लास्ट चैप्टर में आपको याद हो कि वो जो टेपवर्म थे वो आर्जी तौर पे स्नेल्स के अंदर जो है, जो वाटर स्नेल्स होते हैं उनके अंदर उसको एज ए इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह का होता है। ये देखें अगला रीजन जो है, ये इसका फ्रंट आपको रीजन जो नजर आ रहा है, ये एक्चुअली इसका फुट नुमा होता है, और ये ना माउथ नुमा स्ट्रक्चर ये सारा पाया जाता है। और ये बैकवर्ड वाला इसको हम क्या कहते हैं, क्या लेंगे, फुट रीजन कहते हैं। और ये इसके एंटीने होते हैं, ये आईज होती हैं इसकी, और ये ऊपर इसके शेल होता है, ये इसकी जो पाई जाती है। बाकी इसके अंदर जो काफी सारी, ये मैंने बता दिया कि प्रोटोनेशियस शील्ड होती है इसके ऊपर, फुट के ऊपर बाज़ औक़ात जो है पाई जाती है। और इसके अंदर जो है स्नेल, स्लग्स, सी हॉर्स, सी स्लग, सी बटरफ्लाईज, कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये मरीन में भी पाए जाते हैं, समुद्री पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, और ये बेंथिक भी हैं, और जो पैलेजिक भी हैं। यानी कि कुछ जो है वो बॉटम के ऊपर रहते हैं, मगर कुछ जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर, जो नियर वाटर सरफेस रहते हैं। और इसके अंदर जो है, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्शन। टॉर्शन क्या होता है कि वो काउंटर, ये तस्वीर को देखें तो इसमें होता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा ना, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, वो मूव करके अगली साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो है इसका मूव करके बैक साइड से, ये देखें अभी एक तस्वीर आपको ये नजर आ रही है, ए में देखें इसका जो ये गिल्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये देखें बैक साइड पे। अब क्या करता है, ये मूव करता है, और मूव करते करते ये देखें साइडों पे आ गया। अब वो साइडों से आते आते बिल्कुल 180 के एंगल के ऊपर 180 डिग्री पे मूव करके बिल्कुल, ये जो इसकी एनस है, इसके गिल्स हैं, ठीक है, और इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बैक साइड पे आ जाती है। इसके बिल्कुल ये देखें हेड और हेड की बैक साइड पे आ जाते हैं। ये एक प्रोसेस जो है वो सिर्फ इसी तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और ये इनिशियल स्टेज में पाया जाता है। इनिशियल स्टेज में मीन अर्ली इन डेवलपमेंट, मीन जब ये लार्वा होता है तब तक पाया जाता है, मगर जब ये अडल्ट बन जाता है फिर ये काम टॉर्शन वाला नहीं करता। जिस तरीके से ये देखें ना, इसका ये माउथ है, और माउथ के ये सारा जो है एनस है, मेंटल कैविटी है, ये गिल्स हैं, ये सारे पाए जाते हैं। मगर जैसे ही ये टॉर्शन होती है तो ये रोटेट करके ये हेड वाली साइड पे आ जाता है।
ठीक है। और ये देखिए इवन के हेड की बैक साइड के ऊपर जो है मेंटल कैविटी के अंदर ये जो है वो आ जाती हैं, और वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। और इसके फायदे ये हैं इस टॉर्शन के, सबसे पहले हम फायदों की बात कर लें या टॉर्शन की बात कर लें। इसका फायदा ये है कि टॉर्शन में ये होता है कि ये इसका शेल होता है, और शेल में आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी इससे डर लगता है या कोई खतरा होता है किसी प्रीडेटर से, तो ये क्या होता है कि ये अपने वो शेल के अंदर घुस जाता है सारा, जो बाहर है ना अभी आपको पीछे तस्वीर में नजर आ रहा था ये वाला, ये सारा इसके अंदर चला जाता है। तो अगर टॉर्शन ना हो तो फिर क्या है, इसका फुट पहले जाए अंदर और हेड बाहर रह जाए, हेड बाद में जाए, और जब तक इसका हेड बाद में जाए तब तक कोई इसके ऊपर प्रेडेटर नुकसान कर सकता है। मगर टॉर्शन से इससे फायदा ये होता है कि इसका हेड पहले अंदर चला जाता है और ये जो है फुट बाद में जाता है, और फुट के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बना होता है, ये लोब नुमा स्ट्रक्चर बना होता है, इसको कहते हैं अपर्कुलम। अपर्कुलम क्या होता है कि एक ढकना नुमा स्ट्रक्चर है कि ये पहले इसका हेड अंदर जाता है, फिर इसका फुट जाता है, और बाद में वो जो अपर्कुलम वो जो ढकना सा है वो उसके ऊपर आके इसको बंद कर देता है, और जब तक इसे खतरा होता है ये इसके अंदर ही रहता है। मगर जैसे ही इसे खतरा से फिर फील होता है कि नहीं या से भूख लगती है तो फिर ये बाहर आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा फायदा ये है कि अगर ये टॉर्शन ना हो तो इसका पानी जो है ये इसकी बैक साइड से एंटर हो, ठीक है, इसकी बैक साइड से जो वाटर इसके शेल के अंदर एंटर हो, और जिसकी वजह से जब वो ये मूव करता है तो वो पानी क्या है वो क्या लें कि कंटेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है, गंदला हो जाता है। मगर जब ये सारा सिस्टम जो है इसके बैक साइड पे आ जाता है, ठीक है, बैक साइड मीन की जब टॉर्शन होती है तो पानी जो है ये जितने भी ये जो पानी के एंट्रेंस की जो जगह बनती है वो इसकी फ्रंट साइड से बनती है, यानी कि ये इस शेल की फ्रंट साइड से पानी एंटर होता है, जिसकी वजह से वो पानी क्लीन रहता है, वो कंटेमिनेट नहीं होता, खराब नहीं होता। तीसरा ये है कि ये जो गैंग्लिया होते हैं, जिसके बैक साइड के ऊपर गैंग्लिया पाए जाते हैं, जो सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, वो जब माइग्रेट करके इधर आगे आता है तो टॉर्शन होती है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो सारी जब इनस इसकी बैक साइड पे आ जाती है ना, हेड की बैक साइड के ऊपर, तो क्या होता है कि उसकी हेड की बैक साइड के ऊपर आने से क्या होता है कि ये जो सेंसरी ऑर्गन इसकी फ्रंट साइड के ऊपर आ जाते हैं, और फ्रंट साइड के आने से ऊपर क्या होता है कि इसके सेंस ऑर्गन जो फ्रंट साइड में मौजूद होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और इसलिए ये लाइट के अगेंस्ट या कोई दूसरे जो स्टिमुलाई हैं उनके अगेंस्ट ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसका तीन फायदे ये हैं। इसके नुकसान भी है, नुकसान ये है कि बाद का जब ये एनस ये इसकी बैक साइड पे ही आ जाएगी तो एनस से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है और वो जब खारिज होगा हेड की बैक साइड के ऊपर तो उससे एक फाउल स्मेलिंग यानी कि बदबूदार सी स्मेल से पैदा होगी। मगर उसका हल जो है दो तरह की अडेप्टेशन से इन्होंने निकाला हुआ है। वो दो तरह की अडेप्टेशन से ये है कि इसमें जब ये टॉर्शन करता है तो ये क्या करता है कि इसी जो इसकी मेंटल कैविटी है, एक मेंटल कैविटी के अंदर कई कई साइडों पे ये सुराख बना लेते हैं। साइडों से सुराख बनाने से क्या होता है कि पानी उनके थ्रू जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है उनके थ्रू बाहर निकलता रहता है, हेड की बैक साइड के ऊपर जो है वो वेस्ट मटेरियल नहीं आता। और दूसरा जो है दूसरी अडेप्टेशन ये है कि ये बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा ये 180 के एंगल पे टॉर्शन हो जाती है, फिर ये डीटॉर्शन करते हैं। डीटॉर्शन करने से क्या होता है कि ये 90 के एंगल पे फिर वापस चला जाता है, यानी कि राइट साइड पे ना इसकी ये जो परली साइड है राइट साइड पे वो आधा उधर चला जाता है इसकी इनस, और जब वहां पे चली जाती है तो फिर राइट साइड से ये अपने जो कह लें कि जो वेस्ट मटेरियल वहां से स्प्लीट आउट कर देते हैं। इसके बाद शेल क्वाइलिंग। शेल क्वाइलिंग जो है ये सारे डिटॉर्शन का मैंने आपको ये बता दिया इसके फायदे। सेल डी सेल क्वाइलिंग, ये जो शेल क्वाइलिंग, तो इसके अंदर जो है इसके शेल के अंदर एक क्वाइलिंग पाई जाती है और ये एक सिरे से शुरू होती है। जो प्रीवियस थे ना उसमें इतनी जो कहते हैं कि इसके जो एंसेस्टर थे उनके अंदर इतनी क्वाइलिंग नहीं थी, मगर ये जो है जो रिसेंट स्पीशीज के अंदर ये क्वाइलिंग ज़्यादा पाई जाती है और ये एक सिरे से स्टार होती है, और ये जो एक क्वाइल बनती है ना इसको कहते हैं वर्ल कहते हैं, ठीक है, और ये बीच में जो लाइन होती है उसको सूचर कहते हैं, और ये जो एक कह लें कि एक दफ़ा ये मुड़ता है, ये एक इसका जो पोर्शन है शेल का उस एक पोर्शन को एक वर्ल कहते हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इसका शेल डेवलप होता जाता है तो क्या होता है कि ये वर्ल जो है वो बड़े से बड़े से होते हैं। ये देखें ना, ये छोटे सा वर्ल है, फिर उससे बड़ा वर्ल, फिर उससे बड़ा वर्ल, फिर उससे बड़ा वर्ल,
ये से और ये सारा इसकी जो चोटी होती है इसको एपेक्स कहते हैं, और ये जो सारा एरिया यहाँ तक जो है, जो लास्ट जो वर्ल से पहले का जो एरिया होता है उसे स्पायर कहते हैं, और ये जो लास्ट वर्ल होता है इसको हम जो है वो बॉडी कहते हैं इसका। तो इसके अंदर जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो इसको जोड़ता है बीच में, आपको एक और दिखाते हैं इसे, कल्यूमिला ये कहते हैं। ये जो बीच में जो पार्ट है ना, ये कल्यूम्यूला जो है, और इसके अंदर जो नीचे की तरफ सुराख होता है ये वाला, इसे अपर्चर कहते हैं, और ये कोलोम्यूला है, कोलुमिला ये जो है, और ये एक वर्ल है। ठीक है, ये ज्यादातर यहीं पाया जाता है। बकाया ये वर्ल जो है आस्ते आस्ते जैसे जैसे डेवलप होता जाता है, तो ये वर्ल जो है वो ज्यादा बनते जाते हैं, यानी कि ये शेल जो है वो बड़ा से बड़ा होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है। तो ये इसके अंदर जो इसकी शेल की कॉइलिंग पाई जाती है, लोको ये इसकी कॉइलिंग की आगे ये तस्वीरें कुछ और हैं, ये भी देखें, ये सारा स्पायर है, और ये जो है इसको हम सूचक कहते हैं। ये जो आपको दो वर्ल के दरमियान में जो डिवीजन सी नजर आ रही है, इसको कह लें ये सूचक कहते हैं, और ये शोल्डर है जो सबसे बड़े वाला है, उसको बॉडी कहते हैं। लास्ट वर्ल जो है ये इसका पर्चर सुराख है, ये इनर लिप्स है, ये आउटर लिप्स है, ये इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये मूव कैसे करता है, लोकोमोशन कैसे करता है, तो लोकोमोशन मैंने बताया कि लोकोमोशन जो है, जो तो इसके स्पेशली जो है ना, ये लोअर साइड होती है, लोअर साइड के ऊपर छोटे छोटे सीलिया होती हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे सीलिया मीन छोटे छोटे हेयर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। उन हेयर नुमा स्ट्रक्चर की वजह से जो छोटे छोटे कह लें कि स्नेल और स्लग है ना, वो मूव करते हैं उनकी वजह से। प्लस ये है कि ये क्या करती है कि ये निचली साइड के ऊपर ये म्यूकस सक्रीट करता है। म्यूकस मीन कि एक गमी सा सक्रीशन करता है, एक गमी सी सक्रीशन करता है, गमी सा लिक्विड सक्रीट करता है, और उसके ऊपर फिर आस्ता आस्ता जैसे ये कोई फिसलता नहीं जाता, बंदा फिसलता जाता है इस तरीके से। ये जो छोटे स्नेल हैं, और जो बड़े स्नेल होते हैं, बड़े स्नेल के अंदर स्पेशली जो इसके मसल्स होते हैं, इनके ऊपर ये सिलिएटेड या एपिथेलियम और इसके ऊपर मसल्स होते हैं, और इन मसल्स के अंदर क्या होते हैं कि वेव्स पैदा होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन वेव्स। मसल कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो ये पैडल वेव्स पैदा होती है, और इन पैडल वेव्स की मदद से ये आगे की तरफ मूव करता है। ये इसकी लोकोमोशन का तरीका है। तो ये जो है, ये देखें वेव जो है वो आगे की तरफ जो है वो पीछे की तरफ स्टार्ट से शुरू होती है, और पीछे की तरफ वेव जाती जाती है, या फ्रंट की तरफ जो है मूव करते हैं। इससे क्या होता है कि वो वेव्स की शक्ल में, जिनको हम पैडल वेव्स कहते हैं, उसकी शक्ल में इसकी मसल कंट्रैक्शन की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं, उसकी वजह से जो बड़े स्नेल हैं वो उस तरीके से मूव करते हैं। आगे ये देखिए, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या इसकी फीडिंग, और ये क्या लें, ये इसका जो है क्या लेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम है। इसमें शुरू में ये रेडुला होता है। रेडुला मीन ये टीथ नुमा स्ट्रक्चर है, ये इसका माउथ है। यहाँ से ये फूड को स्क्रैप करता है, और स्क्रैपिंग से क्या होता है कि जब वो इसके अंदर आ जाता है, तो यहाँ फिर आगे ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के बाद ये स्टोमिक है, ये बड़ा सारा है। फिर इसके बाद इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन काफ़ी कर्व्ड होती है, और इसी के साथ ये देखें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड जुड़ा हुआ है। और ये ग्लैंड क्या करता है कि अपने एसिड और जितनी भी स्क्रीशन है, एंजाइम, वो सारे इसमें डालता है, और यहाँ पे आके डाइजेशन होती है, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग में। और एट द एंड ये यहाँ पे देखें ये इनस है, और इनस के थ्रू वो जो है वो बाहर निकल जाता है फूड जो है। तो ये इसके डाइजेशन का फूड है। अच्छा, ये खाता क्या है, ये देखेंगे इसी में भी यही दिखाया गया है कि ये जो ऊपर वाला बल्ब है जो आपको नजर आ रहा है, फ्रेंजियल बल्ब है। इसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है स्टोमिक, और स्टोमिक के बाद ये इंटेस्टाइन, और इसके बाद ये इसका जो है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने कहा ये मिड गट ग्लैंड हैं, ये फोर गट ग्लैंड हैं। ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, इसके अंदर एक्चुअली स्क्रीशन करते हैं, जिनकी मदद से ये वो एंजाइम और कह लें कि जितनी भी स्क्रीशन इस सिस्टम में आ जाती हैं, और उनकी वजह से एक्चुअली फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। ये खाता क्या है, ये हर्बीवोर्स भी होते हैं, पौधों पे भी फीड करते हैं। कई सारे प्रीडेटर होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। कुछ एल्गी पे फीड करते हैं, और कुछ जो है स्कैवेंजर होते हैं जो डेड चीज़ों पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। और कुछ पैरासाइट्स भी होती हैं इनके अंदर ना, ये भी कई सारी किस्में हैं। तो ये भी सारा यही सिस्टम ही दिखाया गया है। ये मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई गई हैं, ये ब्लू कलर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर रेस्पिरेशन की
हम कह लें कि रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो रेस्पिरेशन के लिए जो है प्रीवियस कहते हैं जो प्रिमिटिव स्पीशी होती थी उनके अंदर जो है वो दो किस्म के गिल होते थे, मगर जो है जो मोस्ट रीसेंट स्पीशीज हैं जो पानी के अंदर रहती हैं उनके अंदर गिल्स होती हैं। ठीक है, जो पानी में रहते हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनके अंदर गिल्स होते हैं, जैसे ये देखिए इसकी बैक साइड के ऊपर, इसकी मदद से ये रेस्पिरेशन करता है। और बाल का जो कह लें कि जो टेरेस्ट्रियल स्पीशी हैं वो ऑक्सीजन जो है वो वॉल के अंदर जो है मेंटल कैविटी के अंदर, ये जो वॉल है ना इसकी, जो एक्चुअली इसके अंदर जो है एक्चुअली एक कह लें कि लंग्स नुमा स्ट्रक्चर बनता है, और बाद कुछ जो कह लें कि स्नेल के अंदर एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम साइफन ट्यूब कहते हैं। उस साइफन ट्यूब के थ्रू जो है वो ये बाहर से पानी भी लेता है, बाहर से हवा भी लेता है और अंदर जाती है वो हवा इसके अंदर जो है। और बाल कात कुछ में आगे चल के यहाँ पे ये देखें कि बाल कात कुछ इंसेक्ट के अंदर जो है, जो कुछ इंसेक्ट कह रहा हूँ सॉरी, ये स्नेल के अंदर ये एक जो मेंटल कैविटी है ये एक लंग नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, और ये जो एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज का काम करता है कि यानी कि फ्रेश एयर जो है ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है। तो ये इस तरीके से होता है। ये भी कुछ में पाया जाता है, कुछ में मैंने कहा गिल्स होते हैं, कुछ में एक साइफन नुमा एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम साइफन ट्यूब कहते हैं, बनती है वो मेंटल की वजह से। और कुछ मेंटल में से कह लें कि ये बनता है लंग्स बनता है, लंग्स नुमा स्ट्रक्चर बनता है। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादातर ये फीचर पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन सर्कुलेटरी होता है। इसके अंदर एक हार्ट होता है, ठीक है, ये हार्ट नुमा स्ट्रक्चर है, ये हार्ट है, ठीक है। और ये हार्ट का एक वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल होता है और दो आरिकल्स होते हैं। ये बीच में वाइट कलर का जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये जो क्या लें कि ब्राउन या ब्लैक से लिखे हुए हैं, ये क्या है, वेंट्रिकल है ये सारा। और ये जो साइड पे आपको एट्रियम नजर आ रहा है ये एक्चुअली ऑरिकल्स हैं, इसका हार्ट है, ये एक्चुअली हार्ट है। तो ये वेंट्रिकल पंप करता है, तो पंप करने से क्या होता है, ये सन्यूसिस, ये जो क्या लें कि वेन्स हैं जिसको हम सन्यूसिस या आर्टरीज कहते हैं, इन आर्टरीज के थ्रू ये बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में जब बाहर निकल जाता है हीमोसील में आ जाता है, तो हीमोसील में पूरे बॉडी के टिश्यू को वॉश आउट करता है। हमारी ज़रा क्लोज नहीं होता, हमारे में क्या होता है कि आर्टरीज, आर्टरी से आगे कैपिलरीज, ऐसी कई सारी चीज़ें बनती हैं। इसमें कैपिलरीज वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो आर्टरी से डायरेक्टली वो बॉडी टिश्यू को वॉश करता है, और वॉश करने के बाद जो है यहाँ से जो ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल के थ्रू गेन ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आ जाता है, और हार्ट उसको गेन पंप करके बाहर निकाल देता है। तो ये सिस्टम होता है सर्कुलेशन, और इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है इसके अंदर। तो ये आगे जो है इसका क्या लें नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम में आमतौर पे जो है मोस्ट जो प्रीमिटिव स्पीशीज हैं उनमें कहते हैं कि 6 पेयर्स हैं, ये जो कह लें कि गैंग्लिया के जो पाए जाते हैं, 6 गैंग्लियाज पाए जाते हैं। ये डिफरेंट आपके सामने नाम लिखे हैं, ये बकल गैंग्लिया है, सेरेब्रल गैंग्लिया है, प्लूरल गैंग्लिया है, पेडल गैंग्लिया, और ये दो नर्व गार्ड बनती हैं, ये जो साइडों पे नीचे की तरफ आती हैं। और जब टॉर्शन होती है तो ये देखें ये नर्व गार्ड भी मूव करके इसकी बैक साइड पे आ जाती हैं हेड पे। और सेंस ऑर्गन, और इसमें 3 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं। जो सेंस ऑर्गन की बात करें तो एक तो आइज होती हैं। आइज कहाँ पे होती हैं इसकी, आइज इसकी जो अभी हम पढ़ेंगे ना टेंटिकल, वो जो दो एंटीना नुमा के हेड के ऊपर स्ट्रक्चर है उनके ऊपर होती हैं, या इसके हेड के ऊपर होती हैं, या दो तरीके से है ना, वो आगे चल के आपको उसकी वो दिखा देते हैं। जिस तरह के ये देखें कहाँ पे गई, ये एक वीडियो है मेरे ख्याल से, ये आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड, ये भी दिखाते हैं। वो कहाँ गई तस्वीर, ये देखेंगे इसके ये जो हैं बाल का यहाँ पे आई होती हैं, और बाल का इनके ये जो टेंटिकल हैं इनकी टिप के ऊपर जो है रिसेप्टिकल सेल्स होते हैं, उसको आइज कहते हैं। तो बाल का इसके अलावा इसमें दूसरे स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सेराटोसिस्ट। ये इसके जो हैं हेड में एक्चुअली सेराटोसिस्ट जो है इसके फुट के अंदर,
इसके अंदर ये जो फुट नुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑस्फरीडिया, ऑस्फरीडिया ये केमिकल जो कह लें कि कीमो रिसेप्टर है, यानी कि डिफरेंट केमिकल को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये करते हैं। तो वो केमिकल जो है वो एक्चुअली होते क्या है, ये जो सारा रीजन है ना, ये जो निचला जो है हेड फुट रीजन है, इसके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रीडेटर को भी बार बार डिटेक्ट करते हैं अपने, अगर वो पानी के अंदर मौजूद हो तो उसकी मौजूदगी को भी ये जो कीमो रिसेप्टर जो हैं वो, और जिनको हम ऑस्प्रीडिया कहते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे, कहाँ गया, ये आ गया नर्व सिस्टम, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर जो है ये एक्चुअली ये सारा नेफ्रीडियम है, ये नेफ्रीडियोपोर है, और ये बाल का जो है ये आगे देखें, ये पूरा कैपिलरी नेटवर्क है इसके ऊपर। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी वेस्ट पैदा होते हैं उसको एक्चुअली ये कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके इसको फिर बाहर निकालता है। ये कुछ में कह लें कि ये जो नेफ्रीडियोपोर है ये मेंटल कैविटी के अंदर ओपन होती है, मगर जो स्पेशली जो कह लें कि जो ये जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं इंसेक्ट हैं, उनके अंदर जो नेफ्रीडियोपोर है ये सुराख अंदर की तरफ होता है। मगर जो ऐसे इंसेक्ट हैं जो ट्रस्टियल इंसेक्ट हैं जो खुश्की पे रहते हैं, उनमें ये पोर जो है वो बाहर की तरफ होता है, और वेस्ट जो है अल्टीमेटली जो है वो बाहर में निकल जाता है। अब वेस्ट होता किस शक्ल में है, इसका वेस्ट जो है वो दो शक्लों में होता है। जो तो पानी के अंदर स्पीशी पाई जाती हैं, वाटर के अंदर स्पीशी पाई जाती हैं, वो जो है उनके अंदर जो वेस्ट पैदा होता है वो अमोनिया की शक्ल में पैदा होता है। किस शक्ल में पैदा होता है वेस्ट, जो इसका जो है एक तो फीकल पैलेट पैदा होते हैं, फीकल पैलेट मीन जो उसका पखाना होगा। इसके अलावा जो है बकाया जो है अमोनिया पैदा होता है। और अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया चूंकि पानी में मौजूदगी की वजह से वो जो है कदर लें कह लें कि समवट डिल्यूट हो जाता है, इसलिए वो बॉडी में नुकसान नहीं करता, और उसी के थ्रू जो है वो एक्चुअली अमोनिया की शक्ल में ही वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। मगर जो खुश्की पे रहते हैं वो क्या करते हैं कि चूंकि अमोनिया बॉडी के लिए एक डेंजरस कह लें कि है, वो जो वेस्ट पैदा होता है वो डेंजरस होता है, इसलिए वो अमोनिया को एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में, जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो यूरिक एसिड जो है वो एक्सटर्नल पोर के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेरेस्ट्रियल के स्पीशीज के अंदर। बाकी जो है वो फीकल पैलेट जो है, वो फीकल पैलेट जो मैंने कहा कि वो कहाँ से निकलेंगे, वो निकलेंगे एनएस से बाहर, एनएस के थ्रू बाहर निकलेंगे। और ये जो बकाया जो मटेरियल पैदा, जैसे हम ह्यूमन के अंदर है ना, एक तो खाना पैदा होता है वो एनएस से ही निकलता है, मगर जो दूसरा होता है वो हमारे जो किडनीज हैं वो एक्चुअली एक्सक्रीट करते हैं। तो ये एक्चुअली नेफ्रीडियम जो है ये एक्चुअली इसका किडनी ही होता है, और ये इसका जो वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जो कि कह लें कि एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड है, और जो कि टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड है उनके अंदर जो है वो यूरिक एसिड के अंदर जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा ये इसका ये देख लें जी, डाइजेस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो मैंने बताया कि ये मेल का है और ये फीमेल के आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरी, ओवरी से आगे ओवरियोल, इनके अंदर ये देखें ना ओविडक्ट में आता है, इस तरह ये मेल का है, ये टेस्टेड सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो एक्चुअली इसका पीनस होता है, ये एक ना कह लें कि फिलामेंट से बना होता है, ये एक्चुअली इसका पीनस नुमा स्ट्रक्चर होता है। और पीनस, इस पीनस के थ्रू जो है ये क्या करता है एक्चुअली, ये अपने स्पर्म को इंजेक्ट करता है फीमेल की बॉडी के अंदर। अच्छा, इसमें जो है जो तो ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि पानी में रहते हैं, वो क्या है, डायोशियस हैं। जो इनके जो समंदरों में पानी में या फ्रेश वाटर में रहते हैं वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब क्या है कि या तो उनमें दोनों सिस्टम मौजूद होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, या ये होता है कि दोनों में फर्टी, जो डायोसियस का मतलब होता है कि उनके सेक्स अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। अब क्या करते हैं कि दोनों अपने जो मेल है वो स्पर्म्स पानी के अंदर रिलीज करता है, ठीक है, पानी के अंदर सक्रीट कर देता है, और इस तरह जो फीमेल है वो अपने एग्स को जो है इन द फॉर्म ऑफ कह लें कि एक मैस की शक्ल में या इंडिविजुअली तौर पे जो है वो मैस क्रिएट करती है, और जो स्पर्म्स होते हैं उसके सराउंडिंग में ही वो सर्च कर लेते हैं एग्स को, और अल्टीमेटली उसको
फर्टिलाइज कर देते हैं, मगर ये जो फर्टिलाइजेशन होती है या जो एग डेवलपमेंट होती है ये एक्सटर्नल साइड पे होती है बॉडी में। ये किस केस में होता है, जो कि स्नेल पाए जाते हैं, ये स्लग पाए जाते हैं पानी के अंदर, और जो खुश्की पे पाए जाते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं, मैंने कहा कि स्नेल्स होते हैं जो कि इनमें से एक मेल का काम करता है और फीमेल का, और वो आपस में कपुलेशन करते हैं। कपुलेशन से क्या होता है कि वो जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी में चले जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इंटरनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो अंडों की फर्टिलाइजेशन होगी वो वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, और जब अंडे फर्टिलाइज होते हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो इसके अंदर जो है कह लें कि फीमेल की बॉडी के अंदर कह लें कि एक म्यूकस, एक कह लें कि ग्लैंडुलर ग्लैंड नुमा स्ट्रक्चर होता है। वो ग्लैंड क्या करता है कि वो ग्लैंड एक्चुअली जो है एक एपिथेलियम, एक थिन सी लेयर सी क्रिएट करता है एग्स के इर्द गिर्द, और वो जो है अल्टीमेटली एक एग की पूरी एक मैस बना के, एग का एक पूरा गुच्छा बना के वो फीमेल क्या करती है, बाहर की तरफ स्प्रेड कर देती है, और वो अल्टीमेटली उनमें से फिर मोलास्क जो है वो डेवलप होते हैं। अब जो है इनमें से अगर आगे इसकी डेवलपमेंट की आती है कि ये फर्टिलाइजेशन हो गई फीमेल ने, चाहे वो मैंने कहा पानी में जो रहते हैं ज़्यादातर उनमें डेवलपमेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है ना, एक्सटर्नल साइड पे होती है, बाहर वाली साइड पे। और कई सारी स्पीशीज ऐसी हैं कि वो आपस में कपुलेशन करती हैं, मेटिंग करती हैं, सेक्स करती हैं, और सेक्स के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि वो एग्स की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल साइड पे होती है। जब इंटरनल साइड के ऊपर फीमेल क्या करती है कि वो जो मैंने कहा कि ग्लैंडुलस होता है, वो ग्लैंड क्या करता है इसके इर्द गिर्द एक कह लें कि एपिथेलियल लेयर जो है वो क्रिएट कर देता है एग्स के इर्द गिर्द। वो एग जो है वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो, ये जो हाइपोडर्मल ग्लैंड जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्या करता है कि ये ग्लैंड उनके इर्द गिर्द एक थैली सी बना के, वो काफी सारे एग्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, वो बार क्रिएट कर देती है। अब क्या होता है कि वो उनमें से जो है, और ये कहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो नमी वाली जगह हो, मॉइस्ट जगह हो, जैसे जो है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर पत्तों के नीचे जो है जहाँ पे पानी वगैरह पड़ा हुआ हो वहाँ पे। और इससे सबसे पहले क्या डेवलप होता है, एक लार्वा डेवलप होता है जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, और इसके अंदर जो क्लीवेज होती है वो क्या लें कि स्पाइरल किस्म की होती है, और ये इससे जो लार्वा बनता है उसको हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। यही लार्वा जो है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, और ये बाद जो है एक और किस्म के लार्वे में चेंज हो जाता है जिसको हम वेलिगर वेलिगर लार्वा कहते हैं। ठीक है, उस वेलिगर लार्वा के अंदर चेंज होता है। और बाद का ये है कि कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं कि उनमें ट्रोकोफोर लार्वा तो नहीं बनता, बल्कि ये जो वेलिगर लार्वा है ये बनता है, जो दूसरी किस्म है। और ये भी एक्चुअली एक फ्री स्विमिंग लार्वा है, मगर इसके अंदर फुट भी होते हैं, आइज भी होते हैं, टेंटिकल भी होता है, शेल भी उस लार्वे के इर्द गिर्द बनता है, जबकि ट्रोकोफोर के इर्द गिर्द ये शेल वगैरह ये कहीं कोई शय नहीं होती। ठीक है, तो इसके बाद इसकी डाइवर्सिटी आती है। तो डाइवर्सिटी इसकी आगे 3-4 सब क्लासेज हैं, उनमें से सबसे पहली जो क्लास है वो प्रोसोब्रांशिया है। प्रोसोब्रांशिया के अंदर तकरीबन 20,000 स्पीशीज हैं, और ये ज़्यादातर इसमें मैरीन वाटर में भी पाए जाने वाले स्नेल और स्लग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें ट्रस्टियल भी पाए जाते हैं और फ्रेश भी हैं, और ये ज़्यादातर जो है ये प्रीडेटरी इन नेचर है। प्रीडेटरी इन नेचर का मतलब क्या है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, ये फिश के ऊपर फीड करते हैं, ये दूसरे मुलास्क पे फीड करते हैं, एनी लीड्स पे फूड फीड करते हैं। और इसके लिए ये इनके पास स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने कहा कि शार्प किस्म के टीथ होते हैं, जिनको हम जो कह लें कि रेडुला कहते हैं। ठीक है, इसका माउथ जो रेडुला है। अब इसके अलावा जो है ये इसके अंदर जो मैंने कहा कि 2-3 किस्म के पाए जाते हैं, इसमें मैरीन स्नेल पाए जाते हैं, एबालॉन पाए जाते हैं, और हेट्रोपोड्स। ये 2-3 किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं। ये इसकी एक कह लें कि जो पहली सब क्लास है। इसके बाद इसकी दूसरी सब क्लास है वो है जी ओपिस्टोब्रांशिया। ओपिस्टोब्रांशिया के अंदर 2-3 किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये देखें जी, ये हैं जी स्नेल है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सारे ही। और इसके बाद जो है एबलॉन, ये जो पहली क्लास के अंदर ये एबलॉन पाए जाते हैं, ये सी स्नेल इनको हम कहते हैं। ये इनको लोग खाते भी हैं काफ़ी सारे ना दुनिया के अंदर। इसके अंदर ये जो है ये भी वो इसके अंदर ये जो है क्या लें कि हेट्रोपोड्स हैं।
ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। तो ये भी पानी के अंदर होते हैं, और इसके अंदर ये जो कह लें कि इसके जो अगला स्ट्रक्चर होता है, वो कह लें कि जो फुट नुमा स्ट्रक्चर होता है, वो फुट इसका एक्चुअली फ्लैप नुमा फ्लैप बनाता है, जो स्विमिंग के काम आता है इसके एक्चुअली। इसके अलावा ये देखें जी, ये हैं आगे वो दूसरे जो हैं जिनको हम कहते हैं सी हॉर्स। सी हॉर्स जो है एक्चुअली ये अगली दूसरी क्लास है, ओपिस्टो ब्रांचिया, ये इसको सी हॉर्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो है सी स्लग्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये दूसरी क्लास है ओपिस्टो ब्रांचिया, इसमें पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो हैं इनमें भी, मगर इनमें इनके अंदर गिल्स भी, और कह लें कि मेंटल शेल कैविटी, और ये सारी चीज़ें आलमोस्ट रिड्यूस्ड होती हैं। शेल, मेंटल कैविटी, और इसके अंदर जो गिल्स हैं वो ऑलमोस्ट रिड्यूस होते हैं, मगर ये होते बड़े खूबसूरत किस्म के हैं, मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं। और ये जो हैं ज़्यादातर जो हैं जो नाइडेरियंस होते हैं ना, ये नाइडेरियन से क्या करते हैं, निमेटोसिस्ट उनसे एक्वायर कर लेते हैं। कि एक दफ़ा इनकी बॉडी में जब निमेटोसिस्ट आता है तो उस निमेटोसिस्ट को यूज़ करते हैं अपने प्रे के अगेंस्ट, अपने शिकार के अगेंस्ट जो हैं यूज़ करते हैं उनको, या अपने दूसरे प्रीडेटर से बचने के लिए उन नेमेटोसिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये नेमेटोसिस्ट एक्चुअली इनकी बॉडी में कहाँ से आते हैं, ये नाइडेरियन से लेते हैं, जो हम पीछे क्लास पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये सी बटरफ्लाई है, ये अगले दूसरी क्लास है हमारी जो है, ये इसी के अंदर ही बल्कि पाई जाती हैं। इसके बाद है ये भी पानी के अंदर ही पाई जाती हैं, ये सी बटरफ्लाई है, और ये दूसरा है सी एंजल, ये भी इसी क्लास से ओपिस्टो ब्रांचिया से बिलोंग करते हैं। इसके बाद ये आ जाए जी पल्मोनेट्स कहते हैं, ये सारे जो हैं खुश्की पे रहने वाले, ये जिसके इर्द गिर्द ये शेल होता है इसको स्नेल कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द ये शेल नहीं होता उसको स्लग कहते हैं। ये स्लग है, ये भी स्लग है, ये बाकी सारे स्नेल है। जिनके इर्द गिर्द शेल होता है उसको स्नेल कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द शेल नहीं होता उसको स्लग कहते हैं। ये तीसरी क्लास है, ये इसमें 17,000 स्पीशीज राउंड अबाउट पाई जाती हैं, और ये ज़्यादातर पत्तों के ऊपर फीड करते हैं। अभी ये मैं दोबारा जो है 5-1 मिनट के लिए आपका वो कनेक्ट करना है, तो उसमें अगर कोई बात है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्कि इसी में जो है एक छोटी सी वीडियो है, वो वीडियो मैंने आपको दिखानी थी, इससे पहले कि वो बंद ही ना हो जाए। तो ये मूव कैसे करता है ये आप देख, एक्चुअली उससे नहीं शो हो रहा। ये इसको मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ये भी खत्म होने वाली है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये दोबारा कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ।